सभी पत्रकार बंधुओं को सादर प्रणाम। लोकसभा चुनाव मुरैना श्योपुर सभी पत्रकार बंधुओं को सादर प्रणाम। मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव हेतु कल बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी मुरैना में पधार रही हैं। उनकी सभा के संबंधित आज यहाँ पत्रकार वार्ता बुलाई है। सर्वप्रथम तो मैं मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी बंधुओं को इस सभा के लिए कल 28 अप्रैल रविवार का दिन के 11 बजे बहन मायावती जी की सभा प्रारंभ होगी। सभी लोकसभा क्षेत्र के बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आकर के इस सभा में सम्मिलित होकर के सभा को हमारी को सफल बनावे। और इसी के साथ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, कोशिश कर रहे हैं। मेरा चूंकि पहला चुनाव है, उतना ज्यादा चुनाव का मेरे को अनुभव भी नहीं है। चुनाव हमने लड़ाए बहुत है, पर लड़ पहली बार रहे हैं, तो कठिन कार्य है, पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। भगवान की कृपा रही, जनता का आशीर्वाद रहा तो चुनाव को अपनी बार निकालेंगे। इस संबंध में आप लोगों को जो भी कुछ मेरे से प्रश्न पूछने हो पूछ सकते हैं। सभा का टाइम है कल रविवार 28 अप्रैल को दिन के 11 बजे मेला ग्राउंड पर। सभा में कौन कौन आ रहा है? देखो, मायावती बहन जी की सभा में मुख्य तो वो ही रहती है, बाकी हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ जितने भी नेता हैं, आदरणीय रुस्तम सिंह जी हैं, सोने राम जी हैं, जो भी अभी विधानसभा के जो चुनाव लड़े हैं सारे प्रत्याशी होंगे। इनके जो यहाँ के प्रभारी हैं सांसद रामजी गौतम जी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं रमाकांत पिपल जी होंगे, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन है अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के प्रदीप मित्तल होंगे, हमारे श्योपुर जिले के अग्रवाल महासभा के पूर्व अध्यक्ष नरेश जिंदल जी होंगे, मुरैना के हमारे अग्रवाल महासभा के पूर्व अध्यक्ष भाई महेश अग्रवाल जी होंगे, मैं स्वयं होऊंगा, और भी जो नाम होंगे वो आज शाम तक जो है डिसाइड हो जाएंगे। कांग्रेस बीजेपी तमाम दावे करती है, आपको जब तक वोट चलेगी आप कैसा क्या करने? देखो, मेरे ख्याल से पिछले 8-10 दिनों में मैं इस बात के ऊपर कई बार जवाब दे चुका। मेरा जो फोकस है, मेरा फोकस केवल और केवल क्षेत्र के विकास और क्षेत्र के गरीब जनता के उत्थान के लिए मेरे को काम करना है। लेकिन ये तो बीजेपी कह रही है, कांग्रेस की कह रही है। 50 साल से सुन रहे हैं हम इस बात को। 1976 से मैं भोपाल में आया हूँ और 1976 से मैं इस बात को सुन रहा हूँ। 40 साल हो गए मुरैना को चंबल संभाग का मुख्यालय घोषित हुए। संभाग मुख्यालय का मतलब होता है 4 जिलों का हेडक्वार्टर। मुरैना, भिंड, दतिया और श्योपुर 4 जिलों का हेडक्वार्टर होने के बाद आज मुरैना जिला मुख्यालय की स्थिति ऐसा लगता है जैसे हम किसी कस्बे में से होकर निकल रहे हो। आप दिन के अंदर शहर के अंदर जाके देखो तो आप जो है 4 व्हीलर को तो छोड़ो, 2 व्हीलर से आप नहीं जा सकते। जबकि आप अच्छे शहरों में जाओगे तो आपको कहीं से कहीं भी जाना हो, आपको जाने आने में कोई दुविधा नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। बेरोजगार के क्षेत्र में तो रोज आए दिन समस्याएं आ रही हैं, जो लूटपाट की घटनाएं घट रही हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे जो बच्चे फालतू घूमते हैं, जब उनके पास में रोजगार नहीं होगा तो वो आए दिन जो है कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया। मुरैना जिला मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय होने के बाद आज दिन तक यहाँ मेडिकल कॉलेज की शुरुआत नहीं हुई। जबकि आप देखो छोटे छोटे से जिले जो हमारे बाद में बने हैं, हमारे मुरैना जिले का एक हिस्सा है श्योपुर, वहां मेडिकल कॉलेज हो गया, पर मुरैना में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। होने को तो आज की तारीख में यदि हमारे यहाँ से 10 साल सांसद रहे हमारे आदरणीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी, और उनके पास में कृषि मंत्रालय था, हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र कृषि से संबंधित है। यदि वो चाहते तो यहाँ पर एक कृषि विद्यालय, एक यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप करते तो कुछ तो हमारे
लोगों को जो है यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था में भी सुविधा मिलती है और किसानों को उसका फायदा मिलता है, अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते थे, क्वालिटी अच्छी कर सकते थे। पर हमारे केंद्रीय मंत्री ने इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से उनका पूरा फोकस था कि ग्वालियर का विकास कैसे और बढ़े। सांसद आप हमारे यहाँ से हो, हमारे यहाँ से जो है सांसद चुनने के बाद आप मंत्री बने, आप बता दो मेरे को कोई 10 साल के अंदर भी मुरैना के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया हो तो आप 10 साल में आप ग्वालियर में जाके गिन लो कितने प्रोजेक्ट आ गए। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि वो सांसद मुरैना से थे या ग्वालियर से थे। मैंने देखा एक आध तो प्रोजेक्ट भिंडे में पहुंच गए। सांसद हमारे मुरैना से है, मंत्री जी हमारे मुरैना से है और प्रोजेक्ट भिंडे में पहुंच रहे हैं, ग्वालियर में पहुंच रहे हैं। मुरैना की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जब जाके मेरे को मजबूर होकर के ये निर्णय लेना पड़ा कि जब तक मैं स्वयं राजनीति में नहीं आऊंगा तब तक मैं अकेले व्यापार से बहुत बड़ा विकास यहाँ नहीं कर सकता। पर राजनीति में आने के बाद आपको मैं बता दूंगा कि विकास कैसे होता है। मैंने व्यापार किया है, इस छोटी सी जगह में रह के छोटे से व्यापार से शुरू करके एक बार मैंने मुरैना का नाम देश में तो क्या विदेशों में भी फैला दिया था। मेरा कंपनी का व्यापार इंडोनेशिया मलेशिया में मैंने 60,000 हेक्टेयर लैंड लेकर के और पाम प्लांटेशन का काम शुरू किया था। जबकि 11वीं फेल और छोटी सी जगह में पैदा हुआ आदमी जब आपके मुरैना का नाम देश में तो क्या विदेश में भी फैला सकता है। तो जब मैं राजनीति में आकर के और राजनीति के सहारे में अपने अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता क्या? और मेरा उद्देश्य राजनीति में आने का केवल एक है कि मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है। मैं राजनीति कोई धंधे के लिए करने नहीं आ रहा हूँ। भगवान की कृपा है, आज भी भले ही मेरा धंधा घटा है पर इतना धंधा मेरे पास है कि मेरा पेट उससे भर जाता है। मैं राजनीति धंधे के लिए करने नहीं आ रहा हूँ, मैं राजनीति केवल इस क्षेत्र के विकास करने के लिए आ रहा हूँ। और विकास के लिए यदि आप सुनना चाहें तो मेरे पास बहुत सारी स्कीम है, बहुत मुद्दे हैं। बाबू जी, आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी में जो वोटर हैं आपके तो चले गए हैं, मायावती की सभा होगी तो इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है या वोटर आपके पक्ष में आएंगे? देखो मेरे को अभी मात्र 10-11 दिन हुए हैं बहुजन समाज पार्टी में आए हुए। जो मैं इतने अभी श्योपुर जिला पूरा घूम के आया हूँ, इधर भी जोरा कैलारा सबलगढ़ वगैरह सब जगह घूम के आया हूँ। मेरे को जो एक बात समझ में आई कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, पर उसके बाद में मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बसपा मतलब बहुजन समाज पार्टी का कैडर भी बहुत मजबूत है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज अपने यहाँ पे मुरैना श्योपुर लोकसभा में यदि 20 लाख वोट है तो 20 लाख वोट में करीब 4 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी के हैं, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है। और इनका मैंने एक बात और देखी, कैडर बहुत मजबूत है। केवल और केवल उस कैडर को एक हमको विश्वास दिलाना है जो मेरी समझ में आई। उनको ये लगता है कि जो नेता आते हैं हमारी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं वो अगली बार किसी दूसरी बड़ी पार्टी में चले जाते हैं। इस बात को लेकर के इनके लोगों में मेरे को नाराजगी दिखी। तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ उनको इस बात का विश्वास दिलाने का। मेरी जो शुरुआत यहीं से होती है तो मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की है और मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने जीवन में जो है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से है और उसका अंत भी बहुजन समाज पार्टी से होगा। ये बात का मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ। धीरे धीरे उनके अंदर ये विश्वास जमता जा रहा है और यदि ये विश्वास उनके अंदर पैदा हो गया तो मैं आपको बता दूंगा कि वो छोटे मोटे लालच जो और पार्टियों को लोग देते हैं, चुनाव के टाइम में सामान बांटना, पैसे बांटना, शराब बांटना, मैं इस तरीके की गंदी राजनीति ना पसंद करता हूँ ना करूंगा। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अंदर 7 दिन के अंदर इतना विश्वास पैदा कर दूंगा तो वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, ये बात पक्की है कि मैं ये नहीं कहता कि 100 में 100% वोट बहुजन समाज पार्टी का हमको मिलेगा, और 60-70% वोट भी मिल गया तो ये भी एक बहुत बड़ी संख्या होगी। रमेश जी, आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उसका देश के अंदर अभी जो सांसदों की संख्या है वो कम है और माना कि सरकार भाजपा या अदर्श बनती है, ऐसी स्थिति में आप अपने मुरैना श्योपुर क्षेत्र के विकास के लिए क्या पार्टी या केंद्र पर निर्भर करेंगे या अपने स्वयं के व्यापार जगत और देश और विदेशों में जो आपके व्यापारी भाई हैं उनकी भी इंडस्ट्रीज को क्या मुरैना के अंदर लाने का प्रयास करेंगे? ऐसा कोई वादा है आपका जनता से? देखो मैं आपको एक बात बता दूं तो सांसद अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है हस्ती होती है। 20 लाख वोटर हैं एक सांसद को चुनने के लिए। देश के अंदर 140 करोड़ की जनता है, 140 करोड़ की जनता 543 सांसद चुनती है। अब जो नेता होते हैं उनको अपने सांसद की हैसियत नहीं मालूम होती है कि सांसद की क्या हैसियत होती है।
सांसद चुनने के बाद में पार्टी बड़ी है या छोटी है, इस बात का मेरे निगाह में कोई महत्व नहीं है। सांसद अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है महत्वपूर्ण चीज है। यदि उसको अपने सांसदी का पूरा ज्ञान है और उसके पास में उस तरीके के होशियार समझदार लोग हैं कि हम सांसद के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको ये करके बता दूंगा 5 साल के अंदर कि अकेले सांसद होने के बाद मैं कितना विकास करता हूं। फिर दूसरी बात, हम लोग व्यापार जगत से आते हैं। मुरैना केवल और केवल बड़े उद्योगपति इसलिए नहीं आते हैं कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है। आज से 50 साल पूर्व 1973-74 तक हमारा ये भिंड मुरैना जिला डाकूग्रस्त समस्या से बहुत प्रभावित था। मेरे को तो यहाँ तक ध्यान है कि 77-78 में जब मैं पहली बार बंबई वगैरह गया तो होटल में मैंने कमरा बुक करा लिया और जैसी मुरैना लिखा तो होटल वाले ने कमरा देने को मना कर दिया मेरे को। हालांकि आज की तारीख में इस बात में सुधार हुआ है, पर आज भी हम किसी भी उद्योगपति से जाके बात करते हैं तो मुरैना के नाम से यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता है। खासतौर से जो नेता बात करते हैं या सरकार बात करती है, उनकी बात पर उनको विश्वास नहीं होता है। पर मुझे विश्वास है, मेरे को यदि जनता ने सांसद चुना तो मैं अपने उन उद्योगपतियों को जो है ये विश्वास दिला के लाऊंगा कि मैं बैठा हूँ, आपकी लॉ एंड ऑर्डर की पूरी व्यवस्था मैं करूंगा। और आवश्यकता पड़ी तो लोकल के जो हमारे उद्योग धंधे वाले लोग हैं उनको भी, उनकी भी हिस्सेदारी में उनके साथ करवा करके यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लाने का प्रयास करूंगा। यहाँ बहुत गुंजाइश है एग्रीकल्चर का। यहाँ पे मुरैना श्योपुर जिले में बहुत बड़ा उत्पादन है। उसके हिसाब से अपन देखें तो मेरी निगाह में 10% भी उद्योग नहीं है यहाँ पर हम यदि उनको विश्वास दिलाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं यहाँ पे चाहे मुरैना जिला हो चाहे श्योपुर जिला हो, दोनों जगह बड़े बड़े उद्योग लाके आपको दिखाऊंगा। इसके साथ में आईटी हब एक ऐसा काम है जो मोबाइल से और कंप्यूटर से संचालित होता है। आज यहाँ से 280 किलोमीटर पे गुड़गांव है। हम बेंगलोर और हैदराबाद और बंबई नहीं जावे। आज गुड़गांव बहुत बड़ा आईटी हब है। हम यदि प्रयास करेंगे तो मुरैना के अंदर भी एक आईटी हब की जो है स्थापना कर सकेंगे। और यहाँ के थोड़ा सा शिक्षा का स्तर सुधार करके और यहाँ के बच्चों को हम प्रयास करेंगे कि मुरैना और श्योपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। उनके लिए हम पूरा का पूरा उनके रोजगार के साधन यहाँ उपलब्ध कराएंगे। आपको एक और बात बता दूं, भारत सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जिनका हमारे यहाँ की जनता को ज्ञान ही नहीं है। आप छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाओ गांवों में, उनमें 50% भारत सरकार की तरफ से वो रहती है सब्सिडियां। उसके बाद बहुत सारे टैक्सों की छूट रहती है और 50% की सब्सिडी के बाद में जो पैसा लगता है वो भारत सरकार ने बहुत कम ब्याज पे बैंकों से उनको लोन दिलवाने की व्यवस्था की हुई है। केवल हमारे यहाँ की जनता को इन सब बातों की जानकारी नहीं है, इसलिए इस तरीके का विकास नहीं हो रहा है। नहीं तो एक एक गांव में हवाल में कहता हूँ, आज के टाइम में चक्की आटा बहुत फेमस हो गया है। लोग आज फ्लोर आटे की जगह चक्की आटा पसंद करते हैं। गांवों में गेहूं पैदावार होती है। हम किसी काम के एक भाई को पकड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उसके साथ में एक शहर के आदमी को जोड़ देंगे और वहां पर उसका एक जो चक्की आटे का छोटा कुटीर उद्योग टाइप का प्लांट लगवाएंगे तो वहां कम से कम 10, 5, 15 लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर उसके बाद में आजकल क्या है कि जी तेल हुए, दाल हुए या आटा हुआ, चावल हुए, ये सब में धंधा जो होता है वो ब्रांड में होता है। यदि आपका ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया तो आपको अच्छी कमाई होती है। अब चूंकि हम तो ये ब्रांड वाला काम कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, हमको उसकी वैल्यू आने में हम क्या करेंगे, कुटीर उद्योग खुलवाएंगे और उनके बीच में कहीं एक सेंटर डेवलप करके उन सब चीजों से वो सामान खरीद के और वहां पर उनका एक बड़ा पैकिंग सेक्शन डेवलप करवाएंगे और उस पैकिंग सेक्शन से हम ये करेंगे कि उनका मार्केटिंग का काम करवाएंगे। तो इस प्रकार की भी बहुत सारी योजनाएं मेरे दिमाग में है। देखो, अब मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना बता दूं कि अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में दिनेश गुजर आके मेरे पास बैठ गया कि भाई साहब मेरी नेक फोन कर दो तो मेरे को टिकट मिल जाएगा। मैंने उसको वोट डालने की कोशिश करी, नहीं माना, तो मैंने उसका फोन कमलनाथ जी को कर दिया। दूसरे दिन मेरे यहाँ सीबीआई की रेड हो गई और शहर में जो बात उड़ गई कि सीबीआई की रेड इसलिए हुई है कि भाई साहब ने कमलनाथ जी से दिनेश की सिफारिश कर दी। पर मेरे संज्ञान में ये बात थी, एक मेरा प्रकरण था, व्यापारिक प्रकरण था, उस पेटे में मेरे यहाँ पे वो रेड आनी थी। मेरे को ये बात पहले से मालूम था। अब लोगों ने उसको चुनाव से लेके और राजनीति से लेके जोड़ दिया। तो मैं इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। और अभी लेटेस्ट में भी जो आप लोग कहना चाह रहे हैं, जो मुरैना में जीएसटी की रेड हुई है, वो भी मैंने पूरी जानकारी करी
उसमें राजनीति का कोई संबंध नहीं है, कोई उनका पुराना मैटर था, उसकी इंक्वायरी करने के लिए गुरु भाई। आपकी पार्टी के एक विधायक बलबीर टंडन के आगे जाने से क्या लॉस हुआ पार्टी को? एक करके मेरा ये सवाल है, बलबीर टंडन के आगे कि जिस तरह से लगातार जो कांग्रेस के जब विधानसभा चुनाव होता है तो कांग्रेस या बीजेपी या बसपा के जो प्रत्याशी होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं चुनाव के आखिरी समय में। क्या इस बार ऐसा देखने को मिलेगा कि दबाव के चलते कहीं न्यूट्रल तो नहीं हो जाएगा? देखो, मैं अपनी पार्टी की तो मैं बात नहीं करता, तो मेरे को तो नहीं लगता कि कोई न्यूट्रल हो गए। जिसको जाना था चला गया, और कोई को जाना होगा एक आध दो दिन में चला जाएगा। उसके बाद जो रह जाएंगे वो सब पार्टी के लिए पूरी मेहनत से वो खुल के काम करेंगे। बलबीर के जाने से आपको कोई लॉस लग रहा है पार्टी में? मेरे को कोई बिल्कुल भी लॉस नजर नहीं आता, क्योंकि आज की तारीख में दोनों पार्टी के जो कैंडिडेट है वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, और बलबीर सिंह का जो असर पड़ता है वो थोड़ा बहुत ब्राह्मण समाज पर पड़ता है। मेरे को नहीं लगता कि बलबीर सिंह जी के जाने से कोई मेरे को बहुत जो कोई 2-1% उनके खुद के खास वोट होंगे उनको छोड़ के मेरे को और कोई फर्क नजर नहीं आता। अन्याय करते आए हैं, एक तो प्रेसिडेंट में ये कल तक आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, बहुजन समाज पार्टी को बता रहे थे। इनसे पहले एक विधायक और हुए, उन्होंने बहुजन समाज के साथ ये किया, बहुजन समाज को विधायक बनाया। आज बहुजन समाज इन पर कैसे भरोसा करे? देखो, मैंने अपनी बात में आपको पहले ही कह दिया कि मैं जो 8 दिन में 10 दिन में जो भ्रमण करके आया हूँ उसमें मेरे सामने सबसे बड़ी बात यही निकल के आई। लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किए कि हमारी पार्टी में आकर के लोग चुनाव लड़ते हैं, नेता बन जाते हैं, और उसके बाद में जाके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इस बात की बहुजन समाज के बंधुओं को बहुत तकलीफ है, और मैं इस बात का उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के टाइम में क्या है, सिद्धांत की राजनीति नहीं रही। जिन लोगों ने 40-40 साल किसी पार्टी से पूरा फायदा उठाया, हर तरीके का फायदा उठाया, और वो आज छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जाते हैं, सिद्धांत की बात कहाँ रही। आज आदमी बीएसपी से चुनाव लड़ता है, नेता बनता है, कल कांग्रेस में चला जाता है, मंत्री बनता है, परसों वही भाजपा में चला जाता है, मंत्री बनता है। ये तो अपने सामने उदाहरण है मुरैना में, अपन को कहीं बाहर जाके देखने की जरूरत नहीं है। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं सिद्धांत की राजनीति करूंगा। मैंने बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से अपने जीवन की राजनीति की शुरुआत कर रहा हूं, तो मेरा अंत भी बहुजन समाज पार्टी से होगा। रमेश जी, किसी भी क्षेत्र में शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान माना गया है, तो हमने देखा है कि आपने करुआ पर स्कूल भी गोद लिया था जी। तो क्या मुरैना जिले की जनता आपसे ये वायदा चाहे या अपेक्षा करे कि जब आप अगर सांसद चुने जाते हैं तो इस जिले के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी क्रांति लाएंगे? देखो, मैं आपको कुछ बातें अपनी बता देता हूँ। सबसे पहले मेरा प्रयास होगा, मैं यहाँ पे डीन यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाऊंगा। डीन यूनिवर्सिटियों में सबसे बड़ी होती है, उसके अंतर्गत आपके मेडिकल कॉलेज भी आते हैं, उसके अंतर्गत आपके इंजीनियरिंग कॉलेज भी आते हैं, उसके अंतर्गत आपके जो कृषि यूनिवर्सिटी भी आती है, उसके अंतर्गत आपके जो सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी भी आती है। तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा, सरकार से मुझे जो सहयोग मिला या नहीं मिला, पर एक पीपीपी मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, मैं उस मॉडल के तहत एक डीन यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाऊंगा। उसके साथ ही मेरा एक सपना है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या मैं प्राइवेट के हाथों से करवाऊं, LNCP जो ग्वालियर में बना है, जो खेल के मामले में प्रशिक्षण संस्था है, उस प्रकार की एक संस्था की मैं यहाँ स्थापना करवाऊंगा। और इसके साथ में जितने भी गरीब इलाकों में सरकारी स्कूल है, उनको मैं हर स्कूल को अपने व्यापारी भाइयों से एक स्कूल को गोद दिलवाऊंगा, और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था और उन स्कूलों की व्यवस्था उठने बैठने की ठीक करूंगा, जिससे कि बच्चे स्कूल में आना पसंद करें। और इसके अलावा एक और जो है, केजरीवाल सरकार की तरह पिछड़े इलाकों में मैं ये स्वास्थ्य के लिए उन्होंने जो योजना लागू की है, मोहल्ला क्लिनिक, मैं उसकी भी व्यवस्था करूंगा। ये मेरे कुछ वो है मुद्दे, और या थोड़ा सा जो अपने यहाँ पढ़ाई का स्तर है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद फिर एक IT हब भी डेवलप करने का प्रयास करूंगा, जिससे हमारे बच्चों को यहाँ से निकल करके बाहर नहीं जाना पड़े। देखो, मायावती जी के प्रोग्राम में तो आपने हमेशा देखा होगा, उसमें अपन प्रयास करें या नहीं करें, पर बहन जी का इतना क्रेज है कि लोग पैदल चल के आते हैं, और सभा स्थल मैंने कभी खाली नहीं देखा बहन जी का।
कल भी आप देखेंगे कि कुर्सियां तो छोड़ो, आप आसपास का मैदान आदमी खड़े रहेंगे और पूरा भरा रहेगा। रमेश जी, एक सवाल कि इस जिले के अंदर में जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि मैंने वो सवाल भाई के इंटरव्यू में देखा भी था, तो वो ये है कि आखिर जो गांवों में जो वैश्य वर्ग अब कम ही रह गया है। एक टाइम में डॉक्टरों के डर से गांव से शहर आ गया, और आपकी भी ऐसी छवि है, अभी तक लोग 50 साल से आपको देख रहे हैं कि आप भी किसी से नहीं दबते डरते हैं। तो क्या ये जो तहसील स्तर के, ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं, चाहे वो वैश्य वर्ग हो या आदर्श जाति के लोग व्यापार करते हो, ये आपसे क्या अपेक्षा करेंगे अगर आप सांसद चुने जाते हैं, तो इनकी सुरक्षा और इनका मनोबल और हौसला बढ़ाए रखने के लिए आप क्या खास करेंगे? देखो, ये सारी बातें मैं वैसे आपको बता चुका हूँ पहले।